गुड आफ्टरनून। मैं सिमी भारद्वाज। हमने हिमाचल पढ़ना शुरू किया था और अभी तक मैंने हिमाचल की 3 क्लासेस ली हुई हैं, 3 लेक्चर लिए हैं, जिसमें हमने हिमाचल का गठन पढ़ा। आज जो हम 12 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, 12 ज़िले देखते हैं, वो कैसे कैसे बने, 1 बाई 1 हमने उन डिस्ट्रिक्ट को देखा कि कब कौन सा ज़िला ऐड हुआ। हिमाचल का क्षेत्रफल पहले कितना था 1948 में, फिर कितना हुआ और आज कितना है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिला, कब वो प्रस्ताव लोकसभा में गया, कब घोषणा हुई, वो सारी की सारी चीज़ें हमने शुरू के 3 लेक्चर, जो 3 क्लासेस थी, मैंने उसमें पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं, उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, नदियाँ होती कितनी तरह की हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि ये नदी बहती है, ये नदी बहती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नदियाँ होती कितनी तरह की हैं, कितने प्रकार की नदियाँ होती हैं। तो देखो बच्चों, नदियाँ 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारी सदाबहार और एक होती है हमारी मौसमी। ठीक है, सदाबहार मीन जिसमें 12 महीने जो है वो पानी रहता है और इसमें अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि मौसम के अनुसार जो है वो पानी रहता है। चाहे हम नदियाँ हिमाचल की पढ़ें, चाहे हम भारत की पढ़ें, चाहे हम विश्व की पढ़ें, 2 तरह की ही नदियाँ होती हैं, सदाबहार और मौसमी। सदाबहार जिनमें 12 महीने पानी रहता है। हमारी हिमाचल की जो 5 मेन नदियाँ वो सदाबहार नदियाँ ही हैं, और उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदियाँ, उनमें से कुछ एक जो है वो सदाबहार है और कुछ एक जो है वो मौसमी है, यानी कि उनमें मौसम के अनुसार ही पानी रहता है। जैसे बरसात जब ज़्यादा होती है तो उनमें पानी रहता है, फिर उसके बाद उसमें पानी नहीं रहता, वो सूख जाती हैं। ठीक है, तो 2 तरह की नदियाँ होती हैं, सदाबहार और मौसमी। हम बात करते हैं हिमाचल में 5 नदियाँ हैं, तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। सबसे पहले आता है हमारा रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज और यमुना। और 5th वन कौन सी है हमारी, यमुना। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन नदियों से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारी 3 नदियां हैं, इनका उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से ही इनका उद्गम होता है। यानी कि कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है इनका, हिमाचल प्रदेश में ही है। कौन कौन सी, रावी, ब्यास और चिनाब नदियों का जो ओरिजिन है वो हिमाचल में ही है। और जो हमारी सतलुज है वो अलग देश से आती है। कहाँ से आती है, वो तिब्बत से। और जो हमारी यमुना है वो अलग राज्य से आती है। कहाँ से, उत्तराखंड से आती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में बहने वाली 5 नदियों में किसका ओरिजिन या किसका उद्गम हिमाचल से होता है। तो यहाँ देख लो, रावी, ब्यास और चिनाब हिमाचल से निकलती हैं, सतलुज जो है वो तिब्बत से आती है, और हमारी यमुना जो है एक अलग राज्य उत्तराखंड से आती है। ठीक है, अब देखो, ये जो यमुना है इसका संबंध किससे बताया गया है, पुराणों में सूर्य से बताया गया है। ठीक है, और सतलुज को क्या कहा जाता है, लाल नदी। ठीक है, और देखो, ये चिनाब जो है इसका उपनाम क्या है, आशिका दा दरिया। अब देखो, एक दंत कथा है, सुनी सुनाई बातें हैं, ये सच हैं या नहीं है। कहते हैं जो सोनी माहीवाल थे, जो प्रेमी जोड़ा था सोनी माहीवाल, वो इसी नदी में डूब के मरा था। कहते हैं कि जो सोनी थी वो माहीवाल से मिलने के लिए इसी नदी को पार करके जाती थी घड़े पर तैरती हुई। तो कहते हैं कि एक दिन उसकी भाभी ने क्या किया था कि कच्चे घड़े के साथ पक्के को बदल दिया था, यानी कि वो पक्के घड़े पे तैर के जाती थी, और उसकी भाभी ने जब देख लिया, जब उनको उनके प्रेम कहानी के बारे में पता लगा, तो उसने घड़े को बदल दिया। पक्के घड़े की जगह उन्होंने कच्चा घड़ा रख दिया, और जो है वो सोनी उसमें डूब रही थी, और साथ में उसको बचाते बचाते माहीवाल भी उसमें डूब गया। इसलिए इसका उपनाम क्या पड़ता है, आशिका दा दरिया। और इसी नदी में जो है वो सोने के कण भी मिलते हैं, सोने के कण। क्वेश्चन आता है कि हिमाचल की कौन सी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, तो वो चिनाब में सोने के कण पाए जाते हैं। और कहीं कहीं कहा जाता है कि रावी को शांत नदी कहा जाता है। अब पूरी शांत नहीं है, जहाँ पे जो हमारे चंबा की जो रानी थी
सुनैना या कहीं पे नैना लिखा है, उन्होंने पानी की पूर्ति के लिए खुद के प्राणों का जो त्याग किया था। तो कहते हैं कि जहाँ से उन्होंने अपनी रियासत को देखा था और जहाँ मतलब खड़े होकर उन्होंने पूरा चंबा, जहाँ से पूरी रियासत दिखती थी, और जहाँ पे उनको दफनाया गया है वहाँ पे जो रावी नदी है वो शांत है। ये बहुत कम बुक्स में मेंशन हुआ है कि रावी को शांत नदी कहा जाता है, तो सिर्फ उसी प्लेस पे रावी जो है वो शांत है, वैसे ये बहुत शोर करती है। ठीक है, और पूछा जाता है कि हिमाचल की कौन सी नदी जो है वो यौवन अवस्था में है, तो हम हिमाचल की जो रावी नदी है वो इस टाइम पे यौवन अवस्था में है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, हिमाचल में 5 नदियां हैं, कौन कौन सी, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज और यमुना, और उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। और इन 5 नदियों के समूह को क्या बोला जाता है, पंचनद। जो हिमाचल की 5 नदियां हैं इनके समूह को बोला जाता है पंचनद, और इन्हीं 5 नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है, यानी कि 5 दरियावादी धरती, यानी कि जहाँ पे 5 जगह से अलग अलग पानी आ रहे हैं, 5 नदियां हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल जो है वो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था, तो इन्हीं नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पड़ा है। 1966 में जो पहाड़ी एरिया था पंजाब का वो हिमाचल में मिलाया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी, तो देखो इसका उद्गम कहाँ पे होता है, उद्गम बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल, और ये कहाँ पे है, कांगड़ा में। आप देखते होंगे कि रावी जो है वो बहती तो चंबा में है। ठीक है, तो इसका उद्गम कांगड़ा से कैसे हुआ, देखो यहाँ पे देखो, ये है हमारा कांगड़ा, तो यहाँ जैसे पे है हमारा बड़ा भंगाल, जहाँ से रावी नदी का ओरिजिन होता है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे 2 ग्लेशियर हैं, एक का नाम है भांदल या भादल और एक का नाम है तांतगिरी। ठीक है, तो यहाँ से भादल जलधारा आती है, यहाँ से जो है वो तांतगिरी जलधारा आती है, और थोड़ी दूर मिलके ये जो है रावी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखते हैं रावी नदी का नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक नाम। वैदिक नाम का मतलब क्या है कि वेदों में जो हमारे 4 वेद हैं इनमें रावी नदी का क्या नाम है, तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, पुरुषिनी। देखो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था तो हमने हिस्ट्री में भी इस नदी का जो था वो जिक्र किया था। हमने पढ़ा था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे हमने क्या किया था, पहली बार तिरंगा फहराया था और वंदे मातरम जो था हमने गाया था, और अपना जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस था वो भी हमने मनाया था। तो उसमें क्या हुआ था, इस नदी का वर्णन आया था। तो यही नदी है, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर फिर पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिलती है और अंत में ये अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, वेदों में पुरुषनी, और इसका संस्कृत नाम यानी कि शास्त्रों में संस्कृत नाम क्या है इसका, इरावती। ठीक है, अब देखो इसी नाम से चंबा में एक होटल भी है। ठीक है, और आप कभी जाओ तो देखना कि जैसे ओकेजनली जैसे मिंजर मेला लगता है या सुई मेला लगता है, तो उसमें क्या है कि जो उसकी प्लेट्स हैं, उसके जो बर्तन हैं, उसमें अपना जो कल्चर झलकता है, जो गद्दी कल्चर है वो झलकता है। उसमें देखना प्लेट्स में जो डिज़ाइन है उसमें अपना कल्चर जो वो छपा हुआ है। ठीक है, तो क्या नाम है, वैदिक पुरुषनी, और संस्कृत नाम क्या है इसका, इरावती। ठीक है, अब देखो निकल कहाँ रही है ये, कांगड़ा से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसकी लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई अगर हम पूरी की बात करें भारत में तो 720 किलोमीटर है, लेकिन हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में है 158 किलोमीटर, यानी कि 158 किलोमीटर जो है वो हिमाचल में बहती है। ठीक है, अब देखो उसमें ये 30 किलोमीटर कहाँ बहती है, कांगड़ा में, और 128 किलोमीटर बहती है ये चंबा में। ठीक है, यानी कि जब ये कांगड़ा से निकलती है तो 30 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कांगड़ा में तय करती है और अंत में ये कहाँ जाती है, चंबा में। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चंबा में कहाँ पे प्रवेश करती है। तो
यहाँ पे देखो, यहाँ से ये प्रवेश करती है, यहाँ पे एक जगह है बजोली, ठीक है। तो ये बजोली से जो है वो चंबा में प्रवेश करती है, चंबा में प्रवेश। और साथ में ये भी यही बता देती हूँ, ये चंबा को कहाँ पे छोड़ती है, तो ये चंबा को खैरी में छोड़ती है, ठीक है। कहाँ पे, खैरी में चंबा को ये छोड़ के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और उसके बाद पाकिस्तान, और अंत में मैंने बताया आपको अरब सागर में ये विलीन हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम नदियां जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ एक जो बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं, ठीक है। तो कहाँ से ये चंबा को छोड़ देती है, खैरी से चंबा को छोड़ देती है, और चंबा में प्रवेश कहाँ से करती है, बजौली से करती है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बजौली के साथ बजौरा भी दिया जाता है, तो बजौरा जो है वो कुल्लू में है, ठीक है, और बजौली जो है वो चंबा में, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां। पहले यहाँ पे देख लो इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया जिसको बोलते हैं, तो वो है 5451 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो कैचमेंट एरिया क्या होता है, मान लो ये हमारी रावी है और ये यहाँ से चंबा में एंटर हो रही है, ठीक है, यहाँ से चंबा में एंटर, फिर यहाँ से ये बाहर चली जाएगी। तो देखो ये जो मेन रिवर है वो यहाँ छोटी छोटी नदियाँ नालों से जो पानी लेती है, ठीक है, तो जो एरिया है उसको बोला जाता है कैचमेंट। यानी कि ये जो एरिया की कितने एरिया से जो है रावी पानी ले रही है, यानी कि कितने छोटे बड़े नाले जो है रावी में मिल रहे हैं, तो उनका जो एरिया है, उनका जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। यानी कि कितने क्षेत्र से जो है वो रावी पानी लेती है, ठीक है। तो वो कितना है, 5451 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, ठीक है। सबसे पहले हमने दो नदियां पढ़ी, दो ग्लेशियर पढ़े, भांदल और तांतगिरी, वो इसकी सहायक है सबसे पहले, जहां से इसका ओरिजिन होता है, क्योंकि रावी बनती ही भांदल और तांतगिरी से है। उसके बाद देखो यहाँ से जब ये वाला एरिया जो यहाँ पे है मणिमहेश, ठीक है, यहाँ पे कौन सी जगह है, मणिमहेश, ठीक है। और यहाँ साथ में ही यहाँ जैसे यहाँ डॉन में मणिमहेश और यहाँ पे है आपका कुगती, ठीक है। तो देखो मणिमहेश से मणिमहेश धारा निकलती है और कुगती से कुगती धारा निकलती है, यानी कि मणिमहेश से मणिमहेश धारा और कुगती से कुगती धारा। और ये कहाँ पर आपस में मिलती हैं, हडसर में, ठीक है। हडसर में ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं, और बुद्धिल या इसको और बुद्धिल भी बोलते हैं, तो ये बुद्धिल का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी, मणिमहेश धारा और कुगती, कहाँ पे, हडसर में मिलकर ये बुद्धिल का निर्माण करती है, बुद्धिल खड्ड का या बुड्ढिल खड्ड का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये आगे बुड्ढिल जो है वो खड़ा मुख में रावी में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो कौन सी, सबसे पहले मणिमहेश जगह जो है वो वहाँ से मणिमहेश धारा निकलती है, कुगती से कुगती जलधारा निकलती है, और ये हडसर में दोनों जलधाराएं मिलकर जो है वो बुद्धिल नदी का निर्माण करती हैं। और बुद्धिल थोड़ा सफ़र तय करने के बाद खड़ा मुख में जो है वो रावी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये होगी मणिमहेश और कुगती, और साथ में बुड्ढिल जो है वो रावी नदी की सहायक है, क्योंकि यहाँ से दो अलग अलग जलधारा निकल रही हैं और एक नदी का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आपकी क्या होगी, रावी की सहायक नदियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं साल, ठीक है। एक है होल खड्ड और एक है कीड़ी खड्ड, ठीक है, कीड़ी खड्ड। ये दो अलग अलग खड्डे हैं, और ये कहाँ पे मिलती हैं, दोनों साहों में, साहों में मिलती हैं, ठीक है। और किसका निर्माण करती हैं, साल का, ठीक है। और साल आगे आकर बालू जगह में जो है वो रावी में मिल जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो खड्डे बताई मैंने, एक बताई होल खड्ड, ठीक है, और दूसरी बताई मैंने ये साहो वाले एरिया में अपर से आती हैं, एक होल खड्ड और एक कीड़ी खड्ड, ठीक है। कीड़ी जगह का नाम है, वहीं से निकलती है कीड़ी खड्ड, और ये दोनों खड्डे आकर कहाँ पे मिल जाती हैं, साहो में, और वहाँ पे ये साल नदी का निर्माण करती हैं, और साल आगे बालू में जो है रावी नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी खड्डे हैं,
आगे बात करते हैं हम, सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है सियूल, ठीक है, सियूल नदी। तो देखो सियूल इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सहायक नदी है। तो ये किन किन नदियों से बनती है? जुबास, संगड़ी, भिद्रो, चांजू नाला और साथ में ड्यूर, वैरी और वैरा। ये वैरी और वैरा दो अलग अलग खड्डे हैं और सबसे बड़ी कौन सी इसमें? बैरा, ठीक है। तो सियूल किससे बनती है? जुबास, संगड़ी, भिद्रो, चांजू नाला, ड्यूर और बैरी और बैरा, ठीक है। तो ये सियूल की जो है वो सहायक नदियाँ, ठीक है। अब देखो सियूल जो है रावी में कहाँ मिलती है? एक जगह है चौहड़ा, यहाँ कहीं पे चौड़ा भी लिखा है, चौहड़ा जगह में सियूल जो है वो रावी में मिल जाती है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, कहते हैं कि जैसे गंगा नदी का जल जो है पवित्र है, वैसे ही सियूल नदी का जल भी पवित्र है। और गंगा नदी के पानी में भी कीड़े नहीं पड़ते हैं और सियूल नदी के पानी में भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। या फिर क्वेश्चन आता है कि चंबा की कौन सी नदी जो है वो गीतों में गाई जाती है? तो वो कौन सी नदी गाई जाती है? साल। आपने सुना होगा, हमारा एक जो फेमस गाना है चंबा आर की नदी अपार, उसमें रावी के साथ जो साल का भी जिक्र होता है, ठीक है। अभी तो नए नए सिंगर हैं जो गानों को तोड़ मरोड़ के उन्होंने उसका पूरा स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया, लेकिन आप पुराना गाना जब सुनोगे तो इन दो नदियों का जिक्र जो है वो उस गीत में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं छोटी छोटी नदियाँ। तो देखो ओबड़ी, मंगला, ठीक है, और एक नदी आती है आपकी चिनेड और दूसरी नदी आती है टुंडाहा। और ये दोनों कल सूही प्लेस पर जो है रावी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये थी रावी और रावी की सहायक नदियाँ। और रावी सिर्फ और सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है, दो जिलों में बहती है, एक आपका कांगड़ा और चंबा। कौन सा? कांगड़ा और चंबा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि 5 नदियाँ जो हैं वो एक एक करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी आप इसको समझ पाओगे, एक दिन सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हिमाचल में कितनी नदियाँ हैं? 5 नदियाँ हैं, और उस 5 नदियों के समूह को हम पंचनद कहते हैं। और हिमाचल की 5 नदियों में से 3 नदियों का उद्गम जो है वो हिमाचल से होता है। उसमें से कौन कौन सी है? रावी, ब्यास और चिनाब। और जो हमारी सतलुज नदी है वो अलग कंट्री, अलग देश से आती है, तिब्बत से आती है। और यमुना जिसका संबंध सूर्य से है वो आती है एक अलग राज्य से, उत्तराखंड से आती है, ठीक है। और हमने आज रावी को डिस्कस किया कि रावी जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में, कई बार आपको सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि रावी या चिनाब कितने जिलों में बहती है। तो आज हमने बात करी, जो डिस्कस किया रावी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है हिमाचल के। पहले कांगड़ा जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, फिर चंबा और खैरी नामक जगह पर वो चंबा को छोड़ के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है? 158, जिसमें से 30 किलोमीटर जो है वो कांगड़ा में बहती है और 128 किलोमीटर जो है वो चंबा में बहती है। और साथ में हमने क्या डिस्कस किया? उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।